हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंक यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसकी ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है, हमें समझना है कि आरबीआई की ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, आरबीआई की दो चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, आरबीआई ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए बनाया गया था आरबीआई को, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। चलिए, तो बेसिकली आरबीआई को फॉर्म किया गया, आरबीआई एक्ट था 1934 का। बट ये चालू हुआ है आरबीआई 1934 को नहीं चालू हुआ, कानून बना था 1934 को, एक्ट आया, चालू हुआ है आपको 1 अप्रैल 1935 से, एक साल बाद। तो इसी चीज को अगर हम बोले, या आप ऐसा कर लीजिए, इसमें हम अभी आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दो भाग बनाइए। इसमें हो गया कि ये फॉर्म्ड हुआ, क्या चीज से फॉर्म्ड हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 के कानून से बना है। फिर दूसरा पार्ट है कि आप बोल सकते हैं स्टार्टेड वर्किंग कब से, 1 अप्रैल 1935 से। क्लियर हो गया। अच्छा, आरबीआई के बारे में आप एक चीज और बोल सकते हैं, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। नॉट ओनली एशिया, इवन आप वर्ल्ड का भी बोल सकते हैं। एशिया क्या, बल्कि आप वर्ल्ड को भी बोल सकते हैं कि एक बहुत ही पुराना सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसके बाद ये तो बन गया यहां पे। ठीक है, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और हम डालेंगे भी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ले आइए, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और बोला गया है। वो क्या बोला गया है कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप की बात की जा रही है। अब जैसे आरबीआई बन गया, ठीक है, अभी कौन बनाया था इसको, इसको बनाने वाले लोग थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, समझिएगा बात। ये बनाया किसने, आरबीआई, ब्रिटिशर्स ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, क्योंकि भारत आजाद थोड़ी था उस समय, नहीं था। आजादी कब मिली, 1947 को मिली है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उससे तो पहले से आरबीआई है। तो अब आरबीआई ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया, समझिए ऐसे कि आरबीआई को ब्रिटिशर्स चले गए देश छोड़ के, आरबीआई को चला गया भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास कैसे आएगा, तो इसका एक तरीका होता है, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई का ओनरशिप जो है ट्रांसफर्ड हो गया। ठीक है, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस तरीके से, तो ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट है, पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के कानून के हिसाब से ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसी के संविधान में अगर आप आएंगे तो एक चीज और पाएंगे आप, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि इसमें प्रावधान बनाया हुआ है। ठीक है, एक गवर्नर होगा और 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और आरबीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां बनाया गया है, आरबीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया है आपका, हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई है। एचक्यू का मतलब होता है हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई। ये जरूर याद रखिएगा इतना, बस ये समझ में आ गया, आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया आपको। बेसिकली इसको ऐसा बोलना चाहिए कि आरबीआई का आप सिर्फ और सिर्फ इसमें भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा अभी आप। ठीक है, या भाई आपने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सारा पॉइंट आप लिख लीजिएगा।
अब हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो पैसे की स्टेबिलिटी होती है, या मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो गया, CRR, CP, आपका SLR, ये सब चीज देखना। तो आप बोल सकते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसी के साथ एक चीज और आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखना, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम साउंड होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है हमारे पास, बैंक्स, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम देखना, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि बैंक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट सिस्टम देखना, जैसे नेफ्ट है, आरटीजीएस, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल पेमेंट सिस्टम, जैसे नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ठीक है। फिर इसका एक काम और है, इसका ऑब्जेक्टिव ये ओवरऑल वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है मनी का और क्रेडिट का इकोनॉमी में, तो वो भी देखना इसका काम है। तो बोल सकते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। फिर क्रेडिट का मतलब होता है लोन को एलोकेट करना फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये क्या होता है थोड़ा समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रेडिट का मतलब क्या है, ये है लोन। तो आप लोन कहां कहां देते हैं, जैसे आरबीआई कुछ नॉर्म्स है कि भाई आपको प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, तो 40% आपको देना पड़ेगा। ये क्या कर दिया आपने, इसको हम बोलते हैं एलोकेशन कर दिया, ठीक है। इस प्राइवेट सेक्टर में भी आएंगे तो पता चलेगा कि एग्री है, एग्रीकल्चर, तो उसमें कहा था डायरेक्ट एग्री। तो डायरेक्ट एग्री में आपको 18%, सॉरी 14% करना होता है, और एक और अदर एग्रीज में या ओवरऑल एग्री मिला के 18% करना होता है। डायरेक्ट एग्री है, सबका ध्यान दीजिएगा, सिंपल एग्री नहीं, एग्री में 18 है, डायरेक्ट एग्री में 14 है। तो इस तरीके का एलोकेशन करना है। फिर डेवलपमेंट करना फाइनेंशियल सिस्टम्स को, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, और बीच बीच में डेवलपमेंट भी करते रहना है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये भी इसका काम है। तो ये सारा हो गया आपका, बोल सकते हैं कि ये दूसरा पॉइंट बना लीजिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स में। अब आएंगे एक तीसरा पॉइंट है, रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसको घटा दीजिए, रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहला रोल हो गया, मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई के पास। दूसरा हो गया आपका इशूअर है करेंसी का। तो आप लिखते चलिए वन बाय वन, है ना। तो आप रोल एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां बोलेंगे सबसे पहला रोल है मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। यानी ये पैसा वैसा छापते हैं, पैसा कितना निकालना है ये इनके पास अधिकार होता है, ठीक है। दूसरा हो गया करेंसी इशू करने वाले हैं, यानी इशूअर ऑफ करेंसी है आरबीआई। फिर सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए मैनेजर भी है, बैंकर भी है। मैनेजर किस चीज का, लोन का मैनेजर है, डेप्ट का मैनेजर है ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक तरीके से ये आरबीआई क्या है, बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, और डेप्ट मैनेजर है। डेप्ट मतलब लोन
प्रोवाइड करने वाला एक एजेंसी भी होता है, जहां पे बैंक नोट छाप के लोन देती है। ठीक है, दूसरा है बाकी बैंकों का भी बैंकर है ये, यानी बैंकर्स टू बैंक। जितने भारत में बैंक है उनका ये बैंकर है, बैंकर्स टू बैंक। बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है ये, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है ये। एक और काम इसका बहुत जरूरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। तो बोल सकते हैं कि मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर हो जाएगा आपका रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है। हम बोल सकते हैं कि पेमेंट सिस्टम का ये क्या है, रेगुलेटर और सुपरवाइजर। फिर एक और है इसका डेवलपमेंटल रोल, कुछ कुछ डेवलपमेंट करते हैं, जैसे आईएमपीएस किया, उसके बाद आपका यूपीआई पे किया, तो सब डेवलपमेंटल रोल में भी रहता है। ठीक है, या डेवलपमेंट रोल में रहता है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।